इन दोस्तों हम लोग यूपीएससी सीसेट के पीवाईक्यूज कर रहे थे कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी पीवाईक्यूज में कॉम्प्रिहेंशन के जो कर रहे थे 2014, 15, 2016, 2017 के कंप्लीट कर लिए थे। कल से हम 2018 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। देखो 2018 में भी 26 क्वेश्चंस पूछे गए। इसका मतलब है कि क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते रहे हैं। और अगर आप 26 में से 15-16 भी सही कर लेते हो, बाकी रीजनिंग और मैथ के कर लेते हो, तो बहुत ही फायदे में रहते हैं आप। हम लोगों ने 2018 के कुछ क्वेश्चन कल कर लिए थे, बाकी हमें आज करने हैं। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कल, उसके आगे से हम लोगों को पीवाईक्यू करने हैं। तो आपको क्या करना है, बस पढ़ना है और ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं क्वेश्चन। सस्ते और प्रचुर मांस की तलाश के परिणाम स्वरूप फैक्ट्री फार्म बनाए गए हैं, जहां अधिक से अधिक पशुओं को क्रूर और शोचनीय दशाओं में छोटी छोटी ढेरियों में ठूंसा जाता है। इस प्रकार के प्रचलनों के परिणाम स्वरूप विश्व की अनेक स्वास्थ्य संबंधी देशांतरगामी महामारियां उठ खड़ी हुई हैं, जैसे कि एवियन फ्लू। विश्व भर में पशुधन का पालन लगातार बढ़ती हुई क्रूर और तंग दशाओं में किया जा रहा है, जहां पशु अपना लघु जीवन कृत्रिम प्रकाश, प्रतिजैविकों और वृद्धि हार्मोनों के ठसाठस इस्तेमाल के बीच वध होने के दिन तक व्यतीत करते हैं। मांस उत्पादन जल की अत्यधिक खपत मांगता है। मांस के प्रत्येक किलोग्राम के लिए 15,000 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम धान के लिए 3400 लीटर और 1 किलोग्राम अंडों के लिए 3300 लीटर और 1 किलोग्राम आलू के लिए 255 लीटर जल की आवश्यकता होती है। आपको स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया और क्या पूछा गया। ठीक है, नए हैं तो पहले वीडियो से देख कर आए, आपको बहुत मजा आएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। रात को 8 बजे इस परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत और निर्णायक संदेश क्या है? क्या संदेश देना चाहता है इससे आपको लेखक? तो मैं पहले ही वीडियो में और फिर आगे के वीडियोज में बताता आ रहा हूं, पैराग्राफ पढ़ते ही आपके दिमाग में 2 चीजें आ जाएं। एक, कहना क्या चाहता है लेखक, दूसरा क्यों लिखा है ये पैसेज। 2 अगर याद आती रहेंगी चीजें पैसेज पढ़ते समय तो आप आंसर को सही से कर लोगे। अब देखो, औद्योगिक पशुपालन कितना आसान होता है, आप देखो ना जरा। औद्योगिक पशुपालन से बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन करना सस्ता होता है और यह गरीब देशों को प्रोटीन पोषण प्रदान करने के लिए उपयुक्त है। कहीं आपको लगा पैसेज पढ़ के कि वह प्रोटीन पोषण उत्पादन, गरीबों को खाना खिलाना, बच्चों को प्रोटीन मिल जाए, स्वास्थ्य में कमी आ जाए, कुछ ऐसी बातें हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी ना। तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा देखो, मांस उत्पादन उद्योग पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध कानूनों का उल्लंघन करता है। कहीं उसने इतनी लाइंस में कानून का जिक्र किया था? उसका मेन फोकस क्या था? अगर आप मेन फोकस पकड़ लिए होंगे तो ये भी गलत हो गया। औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मांस उत्पादन अवांछनीय है, इसको तुरंत रोक देना चाहिए। क्या उसने ये कहा तुरंत रोक देना चाहिए? हाँ, ये कह सकते हो, वो समस्याएं गिनाकर हो सकता है कह रहा हो कि इसको रोक देना चाहिए, लेकिन सटीक बात है क्या? इसके लिए हम अगला उत्तर देखेंगे। अगर वह सही होगा तो ये गलत, ये सही तो अगला गलत। तो इसको अभी हम कट नहीं करेंगे, रोक कर रखेंगे। हो सकता है वह इतनी समस्याएं गिना रहा है तो शायद यही संदेश देना चाह रहा होगा कि इसको रोक देना चाहिए, लेकिन हो सकता है अगला वाला इससे भी बेहतर आंसर मिल जाए। बोथ आर करेक्ट। मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत आधारणीय होती है, जबकि उसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है। अब सी और डी में आपको चूज करना है कौन सा सही है। सी में कह रहा है औद्योगिक पशुपालन के द्वारा बड़े पैमाने पर मांस का उत्पादन अवांछनीय है, इसको तुरंत रोक देना चाहिए। डी में कह रहा है मांस उत्पादन की पर्यावरणीय लागत आधारणीय होती है,
इसका उत्पादन औद्योगिक पशुपालन से किया जाता है। तो देखो यहाँ पर वो पर्यावरणीय लागत आधारणीय यानी कि सस्टेनेबल नहीं है, हम उसको बहुत ज्यादा पानी लगता है ये वो बता रहा था, और यहाँ कह रहा है तुरंत रोक देना चाहिए। अब वहां पर एग्जाम में बैठकर इन दोनों में जो सही कर गया वो सही हो जाएगा। आप बताओ इसमें से कौन सा सही लग रहा है। अगर आपने सही पढ़ा तो वो पर्यावरण की बात कर रहा है, वह जल की बात कर रहा है, वह जल बहुत लग रहा है इसकी बात मुख्यतः कर रहा है, रोक देने की बात वह कहीं नहीं कर रहा है। समझ में आया? रोक देने की बात कहीं नहीं कर रहा है, जबकि पर्यावरण की तो बात कर रहा है। उसने पर्यावरण की बात की है, उसने एवियन फ्लू की भी बात की है, उसने पानी की ही मेनली बात की है। समझ में आया? तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ज्यादा सटीक अगर देखें तो। वह पर्यावरण की मेनली बात कर रहा था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक नर बाघ को पेंच बाघ अभयारण्य, बताइए पेंच बाघ अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं। पेंच बाघ अभयारण्य से हटाकर पन्ना राष्ट्रीय पार्क में ले जाकर रखा गया है। बाद में इस बाघ ने अपने घर की ओर 250 मील लंबी दूरी तय की। इस अकेले बाघ की यह यात्रा एक संकट पर प्रकाश डालती है। कई वन्यजीव अभयारण्य मानवता के विशाल सागर के बीच भंगुर आवास के द्वीपों के रूप में विद्यमान हैं। फिर भी कोई बाघ शिकार, जोड़े और अपने क्षेत्र की तलाश में 100 मील के परास में घूम सकता है। भारत के लगभग 1/3 बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। यह स्थिति मानव और पशु दोनों के लिए संकटपूर्ण है। बाघ और उसके शिकार तभी अलग रह सकते हैं यदि अभयारण्यों के बीच भूमि के मान्य गलियारे हों, ताकि वे बिना छेड़छाड़ के आ जा सके। तो आपको समझ में आया क्या कहानी है? एक बाघ है, उसको पेंच से हटाकर पन्ना में शिफ्ट कर दिया गया। अब इतनी दूर शिफ्ट कर दोगे तो एकदम से चेंज होगा ना। जब आप दिल्ली आए होंगे या किसी शहर में आए होंगे पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, तो एकदम से चीजें नहीं होंगी। आप हर पास में रहते होंगे तो हर संडे चले जाते होंगे, फिर धीरे धीरे महीने में एक बार जाते होंगे घर, फिर आपको लगता होगा यार दीपावली में ना ही जाए तो बढ़िया है, होता है ना। तो यही है इसका कि स्टार्टिंग में ये 250 मील दूरी तय की इसने अपने घर की तरफ। तो ये बाघ की समस्या, और यहाँ पर आप देखोगे तो मानव पशु दोनों को जो संकटपूर्ण झड़प होती रहती है, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है, और गलियारे की भी बात कही जा रही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत निर्णायक संदेश कौन सा है? यहाँ भी संदेश की ही बात कर रहा है। पहला है मनुष्य और वन्यजीव के बीच संघर्ष को सुलझाया नहीं जा सकता, चाहे हम जो भी प्रयत्न करें। देखो ये एक्सट्रीम हो गया, तुरंत गलत है। एक्सट्रीम मतलब ये संदेश थोड़ी देना चाहता है। एक बात ध्यान रखना, लगभग हमेशा जो संदेश होगा वो पॉजिटिव होगा। आपने कभी किसी से सुना संदेश आपको देता हो पॉजिटिव ना हो? जैसे आपसे भी कहा जाता है मेंस जब हम टॉपर आंसर राइटिंग कराते हैं, आप जाकर देखिए, उसको बहुत लाभ मिलेगा आपको। और पॉलिटी की क्लासेस भी चल रही हैं, उसको भी देखिए। एनसीईआरटी देख सकते हैं, पीवाईक्यू देख सकते हैं, GS1 के। तो आप जब लिखते हो मेंस आंसर राइटिंग, तो वहां पर आप क्या करते हो? कंक्लूजन में कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देकर आते हो कि हाँ समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इस पे सुधार किया जा सकता है, हम इस पे सुधार करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना संदेश अधिकतर पॉजिटिव ही होता है। दूसरा देखो, संरक्षित क्षेत्रों के बीच सुरक्षित वन्यजीव गलियारे संरक्षण के प्रयत्नों का आवश्यक पहलू है। तो गलियारे की तो बात की उसने, लेकिन हो सकता है इससे बेहतर आगे मिल जाए, आगे भी पढ़ लेते हैं। तो हमें वही कट करना है जो हमें पता है कि कंफर्म कट है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी पढ़ के, चारों हम पढ़ेंगे तभी कट का निशान लगाएंगे। हमें पहला तो पता चल गया कि कट है तो उसको कट कर दिया, लेकिन दूसरे में भी संशय महसूस हो रहा है तो उसको कट नहीं करेंगे। भारत के लिए आवश्यक है कि वह और अधिक संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा करे तथा और अधिक बाघ अभयारण्यों की स्थापना करे। क्या मेन जो प्रॉब्लम थी वो बाघ अभयारण्यों की थी? बाकी देखते हैं आगे। भारत के राष्ट्रीय पार्कों और बाघ अभयारण्यों का व्यावसायिक प्रबंधन होना चाहिए। कहीं उसने प्रोफेशनल की बात कही, कहीं उसने कहा कि प्रबंधन गलत हो रहा है, प्रबंधन सही नहीं हो रहा है। वह समस्या क्या गिना रहा है? वह समस्या गिना रहा है कि जो बाघ
का एरिया है घूमने का 100 मील के परास में घूम सकते हैं, तो उनको जो 100 मील का मैटर है ना, उसको आप दो, ना कि बाघ अभयारण्य बढ़ा दो, नेशनल पार्क बढ़ा दो, प्रबंधन सही कर दो, नहीं, उनके घूमने के लिए रास्ता बना दो। ये मेन लिया यहाँ लास्ट में बोला भी है, यदि अभयारण्यों के बीच भूमि के मान्य गलियारे हों ताकि वे छेड़छाड़ छोड़ बिना छेड़छाड़ के आ जा सके। तो जब लास्ट लाइन में ही वह बता रहा है संदेश, तो हम क्यों दिमाग लगाएं क्या होना चाहिए, हमें साफ साफ बी में बता रहा है कि गलियारे संरक्षण के प्रयत्नों का आवश्यक पहलू है, अन्य अभयारण्य बनाने की बात नहीं कर रहा वह कह रहा है जो अभयारण्य है उन्हीं में गलियारा बना दो, उनको ऐसा रास्ता दे दो जिससे वह घूम सके। टफ है क्या? नहीं, टफ नहीं है। कल वाले में एक क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगाओ, बाकी आसान होते हैं, बस पढ़ना ढंग से आए। हम स्पीड में पढ़ेंगे आगे चलकर, थोड़ा और पीवाईक्यू लग जाए फिर स्पीड में भी पढ़ना शुरू करेंगे। 10th देखते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में, अच्छा ऊपर वाला जो है उसी में पूर्व धारणा भी बतानी है आपको कि पैसेज लिखने से पहले क्या सोच रहा था। नए हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा, पहला वीडियो देख कर आओ तभी समझ में आएगा। एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे संरक्षित क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हुए वन्यजीव संरक्षण करने की रणनीति प्राय सफल नहीं होती है। उसने पहले वाले में कहा था पेंच से पन्ना भी भेजा गया, फिर वो अपने घर की तरफ चलता रहा, 250 मील चलकर आ गया। तो क्या उसके दिमाग में ये था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर भेजा जाए कोई पशु तो वह सफल नहीं होता है, ऐसा था क्या? इसीलिए लिख रहा है, क्योंकि पहली लाइन ही उसने क्या शुरुआत की, एक नर बाघ पेंच से पन्ना में ट्रांसफर किया गया और बाघ अपने घर की ओर इतने मील दूरी तय करता हुआ चला गया। तो क्या उसके दिमाग में ये था कि एक बाघ या एक कोई जो जानवर है वह संरक्षित क्षेत्र से दूसरे में परिवर्तित किया जाए उसका स्थान, तो संरक्षण करने की रणनीति प्राय सफल नहीं होती है। हमें तो लगता है ऐसा दिमाग में होगा, इसीलिए तो उसने पहली लाइन लिखी। अगर मैं कहूं कि आज मैंने एक अधिकारी को 1 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया, यानी कि मेरे दिमाग में पहले से है कि भ्रष्टाचार होता है यहाँ, इसलिए तो मैं वहां से शुरुआत कर रहा हूँ। तो पहला तो सही लग रहा है, वैध है, पूर्व धारणा थी उसके मन में। दूसरा देखते हैं। भारत में बाघों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून नहीं है और इसके संरक्षण के प्रयास असफल हो गए हैं, जिसके कारण बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर रहने पर बाध्य है। उसने कानून की बात कहीं नहीं कही थी, उसका मेन फोकस यही था कि आप गलियारा बना दो उनके घूमने के लिए, उनके रहने के लिए जो स्थान है, वो सब बातें कर रहा था, कानून की कोई बात नहीं कर रहा था। तो केवल एक इसका पूर्व धारणा सही होगा। देखो यहाँ लिखा भी है, परिच्छेद की प्रथम पंक्ति में इसी का जिक्र किया गया है। आंसर भी देख लेते हैं साथ साथ में। हाँ, ए ही है, ठीक है, जबकि कथन 2 पूर्णतः गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यही कॉपी पेस्ट भी हो जाते हैं कई बार, या ध्यान रखिएगा। वही जलवायु परिवर्तन पे हर बार क्वेश्चन आता है। जब आप जलवायु परिवर्तन पर इतना क्वेश्चन कर लोगे तो कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये रहेगा, यार जलवायु परिवर्तन का तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एकदम से आ जाएगा तो दिक्कत होगी। जीएस 1 के पीवाईक्यू करके जाते हो तो जीएस 2 के भी, सीसेट के भी करके जाने चाहिए। जलवायु परिवर्तन का निवारण करने की सभी कार्यवाहियों में अंततः लागत अंतर्निहित होती है। रुपए पैसे की बात करने लगा जलवायु परिवर्तन में। भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन तथा प्रशमन योजनाओं और परियोजनाओं को अभिकल्पित एवं कार्यान्वित करने के लिए वित्त पोषण उचित रूप से बहुत अहम है। तो अनुकूलन प्रशमन क्या होता है, आप इन्वायरमेंट में पढ़ोगे। अनुकूलन होता है उसके अनुकूल रहने लगो, प्रशमन होता है उसे खत्म करके अपने अनुकूल बना लो, पढ़ोगे आप। भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जो कि जलवायु परिवर्तन की सर्वाधिक मार झेलने वालों में से एक होगा, वित्तीय विकास की इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए यह समस्या और भी गंभीर है। अधिकतर देश निश्चित ही जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरे के रूप में देखते हैं और अपने पास के सीमित संसाधनों को अधिक व्यापक एकीकृत तरीके से प्रयोग कर इसके निवारण का प्रयास करते हैं। आसान है। क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में कौन सी पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं? पढ़िए जरा, आंसर दीजिए। पहला, जलवायु परिवर्तन विकसित देशों के लिए चुनौती नहीं है। उसने कहीं विकसित देश की बात कही?
उसके पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपके दिमाग में कहीं आया कि विकसित देश कुछ बात हो रही है? कहीं भी आप पैराग्राफ पढ़ते समय विकसित देश दिमाग में ला पाए? नहीं ला पाए ना। इसका मतलब उसके भी दिमाग में नहीं रहा होगा। वह विकासशील देशों की बात कर रहा है, वह विकसित देशों की बात नहीं कर रहा है। वह बता रहा है कि आम हरा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं संतरा पीला होता है। समझ रहे हो? आप जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। ठीक है? अगर वह कह रहा है लड़के छोटे होते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह कह रहा है लड़कियां लंबी होती हैं। आप पैसेज पे हमेशा ध्यान रखिएगा। जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। अपने मन से कोई काम नहीं करेंगे। कई बार लोगों को लगता है ना, लड़कियां छोटी होती हैं, इसका मतलब लड़के लंबे होते हैं। नहीं, लड़कियां छोटी होती हैं बताया गया है, तो लड़कियां छोटी होती हैं, डेट्स इट। लड़कों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अनेक देशों के लिए, तो जब अनेक होता है, कुछ होता है, तो ज्यादातर स्टेटमेंट सही होता है। सभी होता है, एकमात्र होता है, केवल होता है, तो ज्यादातर गलत होते हैं। अनेक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन एक जटिल नीतिगत मुद्दा है, एक विकास का मुद्दा भी है। हाँ, तो ये तो है ही। उसने बात कही थी कि कुछ देश हैं जिनके लिए समस्या हो सकती है। वित्तीय तरीके और साधन खोजने होंगे ताकि विकासशील देश अपनी अनुकूलन क्षमता बढ़ा सके। तो वित्तीय की भी बात कर रहा था कि वित्त ही तो नहीं है, यही तो बात कर रहा था वह। तो 2 और 3 का मतलब सी वाला आंसर सही होना चाहिए। आंसर इज सी। तो लिखा परिच्छेद विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर आधारित है, ना कि कोई विकसित देशों की बात कर रहा है। चलिए 8 नंबर परिच्छेद। भारत में जैव मात्रा तथा कोयले में से खाना पकाना स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकृत है तथा निर्धन जन समुदाय की स्त्रियां तथा बच्चे सर्वाधिक जोखिम का सामना करते हैं। जलवायु परिवर्तन से, जैव मात्रा से पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर क्वेश्चन आ रहा है। प्रतिवर्ष इन घरों में 10 लाख से अधिक असामयिक मृत्यु घरेलू वायु प्रदूषण, जो कि खाना बनाने में प्रयुक्त प्रदूषक ईंधन से होता है, के कारण होती हैं। ज्यादातर मृत्यु कहा रहा है 10 लाख से अधिक। ऐसे ईंधन से देश में बाह्य वायु प्रदूषण के चलते 1.5 लाख अन्य मृत्यु होती हैं। यद्यपि स्वच्छ खाना बनाने के ईंधन जैसे कि एलपीजी, प्राकृतिक गैस तथा बिजली का उपयोग करने वाले भारतीय जन समुदाय का हिस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। उज्ज्वला योजना जो चली वो कितनी बड़ी स्कीम थी, कितने लोगों को सिलेंडर बांटे गए। प्राइस क्या है वो सब चर्चा का विषय है, लेकिन पेड़ नहीं काटे जा रहे, एक बहुत तो बड़ा मुद्दा है। मान लो एक सिलेंडर अगर 500 या 1000 रुपए का भी है और 2 महीने चल जाता है 4 लोगों के परिवार में, तो मुझे नहीं लगता कि पेड़ों के काटने से ज्यादा नुकसान हो रहा है। पेड़ कटते थे तो ज्यादा नुकसान था। यहाँ आप सिलेंडर के लिए 1000 रुपए दे भी दोगे, कुछ सब्सिडी भी मिलती ही होगी जो कहा जाता है, मुझे तो आइडिया नहीं है। तो मुझे लगता है पेड़ नहीं कटने चाहिए। मैंने देखा है परिणाम, जो मेरे गांव के पास में जंगल था, उसमें से पहले लोग खूब रात को जाकर चोरी कर लाते थे, और तब कीमत होती थी लकड़ी की, एक साइकिल पर लाद कर लाते थे। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, फिर धीरे धीरे 300 रुपए पहुंचा। फिर मैं गांव से बाहर भाग चला आया था 10-12 साल पहले, 13 साल पहले। जब से एलपीजी सिलेंडर बटे हैं तब से कुछ तो सुविधाएं हैं ही। मतलब जंगल में भी फेंसिंग हो गई है, तो वहां भी लोग अंदर नहीं जा सकते। कई जगह पर हो सकता है सीसीटीवी भी लगा दिए गए हों, और हो सकता है कुछ लोग अभी भी जाकर, क्योंकि भारत है। लेकिन हाँ, प्रभाव तो पड़ा ही है। अब इससे 2 काम है, वायु प्रदूषण भी नहीं हो रहा है, घर की महिलाएं भी सुरक्षित है, और पेड़ भी नहीं काटे जा रहे। तो कुछ रुपया अगर इन्वेस्टमेंट हो भी रहा है, कुछ रुपया दिया भी जा रहा है, या कुछ रुपए लग भी रहा है, तो ठीक है ना, बहुत फायदे भी तो हो रहे हैं स्वास्थ्य में। तो हम लोगों को दोनों तरफ का नजरिया देखना चाहिए। हमें कई बार लगता है 5 रुपए खराब हो गए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि 5 रुपए ना देता हमें तो हो सकता है 500 रुपए लग जाते हैं। समझ रहे हैं? कई बार आप लोग भोजन नहीं करते होंगे, क्या यार छोड़ो, फिर दवाई में 10 गुना ज्यादा रुपया लग जाता है। इससे बढ़िया कभी कभार जो जूस है या जो फल है उनका सेवन कर लेना चाहिए। जूस मतलब जूस की ही बात कर रहा हूँ, अनार जो दुकान पे बिकता है, या घर लाकर फल खाइएगा। दूसरे किसी जूस की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है।
प्रदूषक ठोस ईंधन को प्रमुख खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाली संख्या लगभग 30 वर्षों से 70 करोड़ पर स्थिर है। ठीक है, हमें समझ में आ गया पैराग्राफ क्या कहता है। कई बार आपको समझ में आ जाएगा तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना। हमारे दोस्तों का फेवरेट इन्फ्रेंस। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। अगर आप मुझसे जल्दी पढ़कर आंसर दे लेते हैं तो आप ठीक-ठाक काम कर रहे हैं। ऐसे ही रोज़ 20-30 मिनट पढ़ते रहिए, आपका सीसेट कोई नहीं रोकेगा। पहला, ग्रामीण जन स्वास्थ्य खतरों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण प्रदूषक ठोस ईंधन के उपयोग को त्याग रहे हैं। उसने कहीं त्याग रहे हैं बोला था। भारत में घर के अंदर के वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान खाना बनाने के स्वच्छ ईंधन के उपयोग को आर्थिक सहायता देकर किया जा सकता है। कहीं उसने बोला था आर्थिक सहायता दो। देखो जो यहाँ टर्म आएंगे, आप पैराग्राफ इतने ध्यान से पढ़ो कि अगर टर्म यहाँ आ रहा है तो आपको दिमाग में आ जाए कि ये टर्म था वहां कि नहीं था। अगर हम भी बात करें तो कहीं आर्थिक सहायता दो ऐसा कुछ कहा था उसने? कहीं लिखा आर्थिक सहायता दो? बताओ। कहीं कहा है? नहीं कहा है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है कि गलत हो जाएगा। भारत को प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाना चाहिए तथा अधिक बिजली उत्पादन करना चाहिए। क्या लॉजिक है भाई? मतलब मान लो अगर प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ा भी दिया, पहले तो आयात की बात वो नहीं कर रहा, कहीं आयात की बात कर रहा है वो? फिर से देख लो कि उसने बोला प्राकृतिक गैस के आयात को बढ़ाओ। देखो शब्दों को पकड़ो, शब्दों को पकड़ लोगे तो खेल हो जाएगा। कहीं आयात की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो इसको भी कट करो। निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। हाँ, ये वो कह रहा है कि निर्धन घरों तक गैस पहुंचाओ, एलपीजी पहुंचाओ, जिससे उनकी मृत्यु को कम किया जा सके। खुद त्याग रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो, ठीक है। वह कह रहा है उनके घरों तक पहुंचाओ जिससे मृत्यु दर कम हो सके, उनकी मृत्यु कम हो सके, स्वास्थ्य लाभ हो सके। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, डी ही है क्या? यस, निर्धन घरों में ठोस असामयिक मृत्यु का एक कारण है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है निर्धन घरों में खाना बनाने की गैस तक उनकी पहुंच बनाकर असामयिक मृत्यु को कम किया जा सकता है। आप बताइए उज्ज्वला योजना किस सन में आई थी? क्वेश्चन पीछे से भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। उज्ज्वला योजना बताइएगा। ऊपर एक क्वेश्चन और मैंने पूछा था, तो क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। परिच्छेद 9 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? वैज्ञानिक ज्ञान के अपने संकट हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के भी तो संकट हैं, लेकिन सभी बड़ी चीजों के साथ ऐसा ही है। लेकिन सभी बड़ी चीज कोई भी हो, प्रॉब्लम्स तो होती है ना। उन संकटों के परे जिनके द्वारा यह ज्ञात वर्तमान को डराता है, एक संभावित सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित है, युद्ध रहित है, रोग मुक्त है का भविष्य निरूपण करता है। यानी कि अगर उन संकट को हटा दें तो हम देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है जो और किसी से नहीं हो सकता। यानी कि विज्ञान से जो हो सकता है वो और किसी से नहीं हो सकता। विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्तिदाता है। यानी विज्ञान की बड़ाई की गई है। पढ़ लेते हैं। कौन सा एक इस परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहितार्थ है? इसमें जो अर्थ छुपा हुआ है, निहित प्लस अर्थ मतलब निहितार्थ, और इंग्लिश में इसको भी इन्फरेंस कहते हैं। इन्फरेंस, यही होगी ना स्पेलिंग? हाँ, यही होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया, निहितार्थ का भी मतलब इन्फरेंस ही होता है, निष्कर्ष, निहितार्थ। क्या कह रहा है? सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है, लेकिन यह अकेला बड़ा संकट भी है। इस ही ने गड़बड़ कर दिया मामला। ही अगर होता तो क्या है? विज्ञान ही एक सुखी विश्व का निर्माण कर सकता है। हिंदी साहित्य ही हिंदी में आपको आईएएस बना सकता है। इतिहास ही यूपीएससी में आपको आईएएस बना सकता है। एथिक्स ही, तो ये गड़बड़ हो गया ना। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया, ही का मतलब क्या है? मैं ही आपको आईएएस बना सकता हूँ, तुम ही अपने आप को आईएएस बना सकते हो। तो ही जहाँ है वहां गड़बड़ है अधिकतर मामलों में। विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है। यहाँ भी देखो वही आ गया कि विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव ही नहीं है। जो इतने 5000 साल पुराना इतिहास है,
जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में अच्छे से रहा करते थे लोग घर बनाकर, तो विज्ञान के बिना सुखी विश्व संभव नहीं है। और दूसरी बात, क्या ये पैसेज में भी है? पैसेज को भी ध्यान रखना है, क्या ये पैसेज में भी है? तीसरा, सॉरी लास्ट, सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है। लोग, विज्ञान हो या ना हो, सुखी विश्व का होना बिल्कुल संभव नहीं है। कुछ लोग हमारे जैसे कह सकते हैं, हाँ सर दुख तो है, जीवन ही दुख है, सुखी नहीं है जीवन, कुछ भी हो जाए सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा भाई साहब, ये पैसेज में है क्या आपके? नहीं है ना पैसेज में, तो हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ही काम करना है। समझे क्या आप? तो अब बिल्कुल संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है, विज्ञान ही ऐसा कर सकता है। जब 3 गलत हो गए तो अपने आप पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। सुखी विश्व विज्ञान का स्वप्न है। तो यहाँ पे लिखा भी है, विज्ञान के चाहे कोई भी अप्रिय परिणाम हो सकते हैं, वह अपनी विशेष प्रकृति में मुक्तिदाता है। एक संभावित विश्व, सुखी विश्व जो कि गरीबी रहित, युद्ध रहित, रोग मुक्त भविष्य विजन करता है और किसी से नहीं हो सकता। आंसर ए। ठीक है, एक और कर लेते हैं। आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, आर्कटिक आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। आर्कटिक के जीवाश्म ईंधन, मत्स्य और खनिजों के विपुल भंडार अब वर्ष में कहीं अधिक लंबे समय तक सुलभ हैं। लेकिन अंटार्कटिका, जो कि शीत युद्ध के दौरान हुई अंटार्कटिका संधि के कारण शोषण से संरक्षित है और किसी भी देश द्वारा किए जाने वाले राज्य क्षेत्रीय दावों के अंतर्गत नहीं आता, के विपरीत आर्कटिक को औद्योगिकीकरण से सुरक्षित रखने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। आप देखते होंगे हाल फिलहाल में एक बड़े देश के राष्ट्रपति ने कहा था ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात को, बहुत चर्चा में रहा ग्रीनलैंड। कुछ लोगों को लगा होगा कि वहां क्या ही है, बर्फ ही तो जमी है, लेकिन वहां बर्फ जमी थी, धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जहां बर्फ जमी थी वहां है मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स, और सबकी नजर उन मिनरल्स में है। आपको क्या लगता है, यूएसए, चाइना, आपके हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसमें क्यों इंटरेस्ट दिखाते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि उसके क्षेत्र में दबे हुए हैं खनिज, रेयर अर्थ मेटल्स हो सकता है हो। यूक्रेन में क्यों हो रही है लड़ाई? तो सभी जगह अंततः एक ही बात आती है कहीं ना कहीं, या तो पैसा या ईगो। विशेषकर उस समय जब विश्व अधिक से अधिक संसाधनों के लिए लालयित है। इस समय कितना लालयित है? हिम मुक्त ग्रीष्म की सुस्पष्ट संभावना ने आर्कटिक तट वाले देशों को पिघलते सागर के बड़े खड़ों से छीना झपटी के लिए उत्साहित किया है। कहानी आपको समझ में आ गई होगी, हमें उतना ही चाहिए, कहानी समझ में आ जाए, डेट्स इट। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण निहित अर्थ है? देखो, संदेश पूछ रहा है, निहितार्थ पूछ रहा है, पूर्व धारणा, संदेश, निहितार्थ, पूर्व धारणा, तीन ही चीजें ज्यादा है, इन्फ्रेंस, पूर्व धारणा और संदेश। पहला, भारत आर्कटिक प्रदेश में राज्य क्षेत्रीय दावे कर सकता है और उसके संसाधनों तक इसकी मुक्त पहुंच हो सकती है। भारत की बात कही उसने। आर्कटिक में ग्रीष्म हिम का पिघलना भू राजनीति में परिवर्तनों का कारण बनता है। ये तो लास्ट में उसने लिखा ही था, ग्रीष्म हिम। आर्कटिक क्षेत्र भविष्य में विश्व के संसाधनों की कमी को भारी समस्या को सुलझा सकते हैं। उसने ऐसा कहीं नहीं कहा। अगर, और ऐसा भी नहीं है कि वहां बहुत इतने ज्यादा हैं। मतलब अगर कहीं मिनरल्स हैं या कहीं खनिज हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां भंडार ही भंडार निकल आएगा। हो सकता है थोड़ी बहुत हो, अभी तो अनुमान लग रहा है ना। जब खुदाई होगी तो पता चलेगा, कुछ भी ना निकले, ऐसे इतने निकले कि 2-4 लोग का भला हो पाए। तो ये कहना कि आर्कटिक क्षेत्र विश्व में सभी संसाधनों की कमी समस्या का सुलझाना हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अर्थ उसमें नहीं दिया गया है। आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिका से अधिक संसाधन है। कहीं पैसेज में बताया उसने कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। उसने कहा अंटार्कटिका में जो चीजें हैं वहां कानून बना हुआ है, लेकिन आर्कटिक में नहीं बना हुआ है। तो यहाँ भारत की बात नहीं की, तो सबसे सटीक आंसर क्या है? बी वाला। क्यों? क्योंकि बर्फ पिघल रही है, जब बर्फ पिघल रही है तो खुदाई करके चीजों को निकालना आसान है। जब तक वहां बर्फ जमी रही तब तक वहां कोई भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, और तब इतना पता भी नहीं था लोगों को कि
इतना खनिजों, रेयर अर्थ मेटल्स की उपयोगिता होगी। वरना डेनमार्क के पास जितना उसका डेनमार्क का क्षेत्र नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा ग्रीनलैंड का क्षेत्र है। मतलब जितना हमारा मेन लैंड नहीं है, उससे ज़्यादा हमारा इधर-उधर खेत पड़ा हुआ है। ये है। समझ में आया? बाकी विज़िट करिए, लाइक, कमेंट, शेयर कर ही देंगे। ये कल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। सुझाव अगर हो तो अवश्य दीजिएगा।